नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सोनिया पर गिरिराज सिंह की नस्लभेदी टिप्पणी से कांग्रेस का पारा 7वें आसमान पर है। कहीं पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं अंडे टमाटर फेंके जा रहे हैं। गिरिराज के बयान के हंगामे के बाद सोनिया गांधी भी बेहद आक्रामक नजर आई। मध्य प्रदेश में किसानों का दर्द जानने पहुंची सोनिया गांधी ने काफी अरसे के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि गिरिराज सिंह के बयान पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो संकीर्ण मानसिकता पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझती है। उधर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह विवाद पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बेंगलुरु में सरकार की इमेज बिल्डिंग पर मंथन कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने गिरिराज कांड पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि गिरिराज की माफी के बाद, हालांकि माफी नहीं मांगी है, उन्होंने खेद व्यक्त किया है, मामला खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या गिरिराज सिंह जैसे लोग करेंगे मोदी की इमेज बिल्डिंग? सवाल यह भी कि मोदी के काम पर क्या भारी पड़ गए हैं नेताओं के विवादित बोल। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बेलगाम नेताओं पर मोदी के मौन ने सोनिया को बड़ा मौका दे दिया है क्या? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। ये सोनिया गांधी पर गिरिराज सिंह के विवादित बयान का आक्रोश है, जो दिल्ली से बेंगलुरु और मुंबई से चंडीगढ़ तक दिख रहा है। गिरिराज का वो भद्दा कमेंट बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुका है और कांग्रेस के लिए मोदी सरकार पर हमले का नया हथियार। नतीजा ये हुआ कि सुसुप्त अवस्था में जा चुके कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ सड़कों पर उतर आए। मोदी और उनके मंत्री के खिलाफ प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई। खुद सोनिया गांधी तो जमीन अधिग्रहण कानून पर मोदी को पटखनी देने के लिए पहले से ही आक्रामक हैं। अब केंद्र सरकार के मंत्री के भद्दे कमेंट ने इस घेरेबंदी को और मजबूत कर दिया। मध्य प्रदेश में किसानों से मिलने गई सोनिया ने लंबे अरसे बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी सवालों के जवाब दिए, जिनमें ज्यादातर गिरिराज के बेहुदे बयान पर थे। सोनिया का जवाब आया, संकीर्ण मानसिकता वालों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। हाउ वुड यू लाइक टू रिएक्ट? क्या कहा उन्होंने? वेरी रेसिस्ट रिमार्क। अरे देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा। उधर बीजेपी की पूरी फौज बेंगलुरु में जुटी अपने प्रधानमंत्री की इमेज बिल्डिंग का फॉर्मूला निकालने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई तो साफ या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा। उधर बीजेपी की पूरी फौज बेंगलुरु में जुटी अपने प्रधानमंत्री की इमेज बिल्डिंग का फॉर्मूला निकालने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई तो साफ साफ संदेश दे दिया गया कि गिरिराज की माफी के बाद मामला अब खत्म समझा जाए। देखिए, गिरिराज सिंह जी ने खेद जता दिया है, विषय समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो विषय समाप्त हो गया है उसको विषय बनाने की जरूरत हमारे विरोधियों के जरिए नहीं है। बीजेपी गिरिराज के बयान से चाहे जितना भी किनारा करे, लेकिन सच तो यह है कि सोनिया पर नस्लीय टिप्पणी का भूत पार्टी और सरकार के पीछे पड़ गया है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेताओं और सहयोगी दलों को भी बेलगाम भगवा ब्रिगेड नागवार गुजर रही है। इस देश में या तो गिरिराज होगा या रामराज होगा, और मोदी जी ने तय कर लिया है कि गिरिराज होगा, रामराज नहीं होगा। क्योंकि अगर मोदी जी रामराज चाहते तो इस समय गिरिराज मंत्री नहीं होते। अच्छे आदमी है गिरिराज जी, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिसमें थूक के चाटना पड़े। इस बयान की तो निंदा करते हैं। इस प्रकार के बयान शोभनीय नहीं है। महिला है, उसमें भी वो इतना बड़ा त्याग की थी और उसके बाद पार्टी के साथ है। ये तो रंग भेद का समस्या हम नहीं समझते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या गिरिराज सिंह जैसे अनाप शनाप बोलने वाले लोग ही करेंगे मोदी की इमेज बिल्डिंग? सवाल ये भी है कि क्या अपने बेलगाम नेताओं पर मोदी के मौन ने सोनिया के हाथ में धारदार हथियार थमा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के आशुतोष और संघ विचारक राकेश सिन्हा जुड़ चुके हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बने हुए हैं। सुधांशु, आप बेंगलुरु में, आपके नेता बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं। इमेज बिल्डिंग पर तवज्जो होगी, तरजीह होगी, जोर होगा। क्या मैं ये मानूं कि गिरिराज सिंह आपके नए इमेज गुरु हैं?
संदीप जी, जो गिरिराज जी ने कहा उस बयान से कोई इत्तेफाक रख ही नहीं सकता और कोई इत्तेफाक रखता भी नहीं है। और ये भी स्वाभाविक बात है कि इससे एक छवि का नुकसान भी होता है। ये दोनों चीजें अपनी जगह है और मैं इसको स्पष्टता से कह रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक नहीं रख सकते। एक पहलू और है, आप क्योंकि उनके हम वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जरूर रख सकते हैं। बड़ा विरोधाभास है इस बात में। हाँ, उसका सुना आपने पूरा, आपने ही संदीप जी, आपने पूरा तर्क ही नहीं सुना ना। थोड़ा सा मुझे मेरी बात रखने का मौका दें। संदीप जी, एक व्यक्ति सार्वजनिक बयान दे और ये बयान दे तो मैं सबसे पहला खड़ा होकर कहूंगा कि इनको जो है फौरन इस्तीफा देना चाहिए। एक व्यक्तिगत वार्तालाप जहां पहले कह दिया जाता भाई कोई स्टिंग ऑपरेशन अरविंद केजरीवाल जी की तरह तो नहीं कर रहा है, और ये बिल्कुल हंसी ठट्टे की बातें हो रही हैं। ऐसे में कोई जना चोरी छुपे एक निजी वार्तालाप मानसिकता नहीं दर्शाती है, फिर दिखाए तो कुछ नैतिकता ये टिप्पणी उनकी मानसिकता नहीं दर्शाती है। मैं खत्म कर दूं संदीप जी। संदीप जी, एक मानसिकता है और एक बयान है, दो चीजें अलग अलग होती हैं। मानसिकता तो इस देश के लोगों ने क्या क्या कहा है वो आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इसका प्रश्न होता है। चलिए फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक मिनट इसी पॉइंट पर रहते हैं। इस तरह से इसी पॉइंट पर रहते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही थी। साध्वी निरंजन ज्योति जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो रामजादों की या हरामजादों की सरकार बनेगी, क्योंकि उनके शब्द हैं। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं टीवी पर, उनके शब्द हैं, दोहराने जरूरी हो जाते हैं। वो क्यों मंत्री बनी रही? वो क्या आधिकारिक बयान नहीं था? क्या वो ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड था? वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। एक मुख्यमंत्री का बयान आता है कमीनापंथी, इतने कमीने, इतने घटिया, जूते मारो, और पता नहीं क्या क्या बयान आता है एक मुख्यमंत्री के। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इस सवाल का जवाब आगे बात देंगे। आप मेरे सवाल, आपने कहा कि औपचारिक बयान नहीं था इसलिए हम। संदीप जी नहीं, आप इत्तेफाक देखिए आपने कहा आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बयान से, लेकिन ये बयान ऑफ द रिकॉर्ड था, इसलिए इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता। ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं साध्वी निरंजन ज्योति की बात कर रहा हूं। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान, तब क्या आपने इस्तीफा मांग लिया? मापदंड नहीं हो सकते संदीप जी। संदीप जी, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। अच्छा, मापदंड एक ही होगा, सार्वजनिक या फिर व्यक्तिगत। तो सार्वजनिक बयान का कौन सा इस्तीफा ले लिया? साध्वी ने खुल के सबके साथ, मैं बात तो सुन लिया, अगर मेरी बात पूरी कर लेने दो मुझे। साध्वी जी के मामले में उन्होंने खुल के अपनी क्षमा याचना मांगी। हाँ। सबने उनको क्षमा दी, तब कहीं आगे चीजें चली। हाँ। ये जो अर्गल बयान होते हैं, और सुनिए, राजनीति में अर्गल बयान नहीं होने चाहिए, ये सार्वजनिक तौर पर हर एक कोई कहता है, लेकिन इसमें दोषारोपण, दोष मुक्त कोई भी राजनीतिक संगठन देंगे। मापदंड एक तय कर लीजिए। मापदंड में कहिए कि भाई व्यक्तिगत जो है बातचीत में भी अगर किसी ने कहा, जब मेरा आज देखिए इन सब के बारे में एक सबक सबको सीखना पड़ेगा कि आप सार्वजनिक तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे भाषा का संयम नहीं रखेंगे तो बहुत इससे ये तो नसीहत वाली बात हो गई ना। राकेश सिन्हा, मुझे एक बात समझाइए। राकेश सिन्हा, मुझे एक बात समझाइए। बेंगलुरु में इमेज बिल्डिंग पर मंथन होगा, ये इमेज बिल्डिंग हो रही है क्या? गिरिराज सिंह जस के तस डटे हुए हैं कि भाई ऑफ द रिकॉर्ड बयान था तो इस्तीफा कैसे ले ले, पर ऑन रिकॉर्ड बयान पर भी इस्तीफा नहीं लिया गया। ये इमेज बिल्डिंग हो रही है क्या? ये नए इमेज गुरु हैं क्या? गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति सरकार में मंत्री हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में जो आज मुख्य प्रश्न है कि वैचारिक दृष्टि से पार्टी किस तरह से देश को ले जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये जो कुछ बयान की बात आप कर रहे हैं, एक इसकी अपनी अहमियत है। इस पर डिस्कोर्स होना चाहिए, इस पर आलोचनाएं भी होती हैं, ऐसा नहीं भी होना चाहिए। लेकिन आज पार्टी की इमेज का जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देश के सामने रखा है, जो कि कांग्रेस 60 साल में देश को जो ड्रिफ्ट कर रही थी, आर्थिक स्तर पर,
सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, उन तीनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ विकल्प दिया है। उसको अब गिरिराज सिंह के बयान से या साध्वी निरंजना के बयान से आप उसका मूल्यांकन मत कीजिए। राकेश सिन्हा की अपनी एक अहमियत है, मैं कहता हूं। मैं देख रहा था पिछले 10 महीने में, पूरा कर लूं राकेश आप एक मेरी बात सुनिए, पिछले 10 महीने के मैंने रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश की, जो ये हम सबसे बड़ा सवाल ये कार्यक्रम करते हैं, उस दिन का सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा विवाद क्या है, सबसे बड़ी सफलता क्या है, सबसे बड़ी नाकामी क्या है, वही हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है। मैंने पाया पिछले 10 महीने में हर महीने कम से कम 10 दिन हम बेतुके बोलों पर ही चर्चा करते दिखाई दिए। विकास का एजेंडा, वैकल्पिक राजनीति, वो कभी सेंटर स्टेज पर नहीं आ पाई है। ये कड़वी हकीकत है सर इस बीजेपी एनडीए सरकार की, मानेंगे क्या? देखिए, सरकार विकास के एजेंडे पर चर्चा कर रही है, मीडिया उन बयानों को ज्यादा तरजीह देकर चर्चा कर रही है जिन बयानों से टीआरपी मिलता है। दोनों के बुनियादी अंतर को समझिए। एक बात जो मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ संदीप जी, कि भारतीय राजनीति में 80 के दशक के बाद एक बड़ी संख्या में उन सामाजिक वर्गों का आगमन हुआ है जिन सामाजिक वर्गों के राजनीतिक प्रशिक्षण, जिन सामाजिक वर्गों का समाज राजनीति का अध्ययन की अल्पता दिखाई पड़ती है, उसका साफ असर भारतीय राजनीति के चरित्र पर दिखाई पड़ रहा है। नेहरू अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने के लिए नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय अपनी पॉलिटिकल डायरी लिखने के लिए नहीं है, राम मनोहर लोहिया अभी रामायण मेला करने के लिए नहीं है। साफ तौर पर भारतीय राजनीति में एक मैक्रो लेवल पर देखेंगे तो वह डिग्रेडेशन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसी डिग्रेडेशन के बीच से भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो आज एक वैचारिक स्तर पर, मूल्य के स्तर पर और राष्ट्रवाद के स्तर पर कोई काम कर रही है। इसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हुए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जनसंघ की और संघ आंदोलन की विरासत को देखते हुए उन चीजों से बचना चाहिए जिन चीजों के कारण इसने दशकों से अपने रेपुटेशन को बनाया है। वो रेपुटेशन नहीं बर्बाद हो, इस्तीफे की बात बेमानी है, इसका ख्याल पार्टी इस्तीफे की बात बेमानी है, मतलब बात खत्म, बात हो गई खत्म, खेद व्यक्त, बात खत्म, आगे बढ़ो। राकेश सिन्हा आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जहां पर गलतियां हुई हैं, ये समाज शास्त्रीय प्रश्न मैं एक उठा रहा हूं कि आप सभी पार्टियों में देखेंगे, आज आम आदमी पार्टी का जो वरिष्ठ नेता है अपने कुछ छोटे नेताओं के बयानों से परेशान है। इसकी गलती आम आदमी के बड़े पर नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह भी अपने कुछ नेताओं के बयान से परेशान है। तो भारतीय राजनीति में, राजनीतिक व्यवस्था में जो एक हरास हुआ है, उस हरास पर सामूहिक रूप से सोचना चाहिए। ऐसा हरास नहीं होना चाहिए। हम पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? हम इस प्रकार का डिस्कशन करके, इस प्रकार का बयान आने वाली राजनीतिक पीढ़ियों को नहीं पेश की जाती? राकेश सिन्हा, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। नाकाबिले बर्दाश्त है इस तरह का मानस, इस तरह की मानसिकता, इस तरह के बयान। आपकी कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ भारतीय समाज तक अब सीमित नहीं रह गया है, इसकी गूंज नाइजीरिया में सुन रही है। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें सर झुकाकर उनकी बात सुननी पड़ती है। देखिए, एक बात संदीप जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम नारियों का सम्मान नहीं, उनके बराबरी का स्थान देते हैं। सामाजिक जीवन में रंग का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक जीवन में किसी के शारीरिक बनावट का कोई स्थान नहीं है। किसी भी व्यक्ति का आधुनिक समाज में रंग भेद की नीति को हम कभी मान नहीं सकते हैं। कोई सभ्य समाज नहीं मानता है। इस पैराडाइम के आधार पर पूरा हमारा आंदोलन है। और नारियों का सम्मान और नारियों की बराबरी, नारियों का एम्पावरमेंट, यह हमारा आधार है। इस आधार से जो अलग होते हैं वे गलत करते हैं, चाहे वो गलत करते हैं पर सजा नहीं होती। प्रियंका चतुर्वेदी, हमारा रिएक्शन, आपकी अध्यक्ष इस संकीर्ण मानसिकता पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझती है? नहीं, वो बिल्कुल सही हैं। वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, जो ऐसी चीजों पे टिप्पणी देगा तो अपना स्तर भी गिराने की बात होगी। मैं बस यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ। राकेश सिन्हा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो हमने नरेंद्र मोदी जी के मुंह से भी सुनी थी, जब वो इलेक्शन रैलीज में जाते थे और कहते थे न बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और जब से आए हैं हम महिलाओं को लेकर ऐसे अशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और गिरिराज सिंह का ये पहली बार बयान नहीं है, ये दूसरी बार बयान है जहां पे उन्होंने एक सामाजिक तौर पे
बयानबाजी की थी कि जो नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं है 16 मई के बाद पाकिस्तान चले जाएं, और अब उन्हें अब ये जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं थी, मीडिया वालों के साथ थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी, उससे और भी ज्यादा दर्शाता है कि आप ऑफ द रिकॉर्ड किस तरीके की मानसिकता दर्शाते हैं, और ऑन रिकॉर्ड जब आते हैं एक मुखौटा पहनकर आप कुछ बयानबाजी करते हैं। तो उनकी मानसिकता दर्शाता है, इस पार्टी की मानसिकता दर्शाता है कि जब उन्होंने पहली बार इस तरीके की बयानबाजी की, इनका प्रमोशन हुआ, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, साध्वी निरंजन ज्योति ने जो बातें कही उनको मिनिस्टर बनाया गया, उनसे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज एक सेकेंड संदीप जी एक सेकेंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। संदीप जी पहले मैं अपनी बात करूंगी। आपने उनको हमेशा प्रमोट किया, प्रधानमंत्री लोकसभा में आकर कहते हैं कि लोग अपनी भाषा पे संयम रखें, पर फिर भी हम देखते हैं इस तरीके की बयानबाजी होती है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। अगर ये कहते हैं एक अलग विकल्प निकल कर आया है, सामाजिक विकल्प निकल कर आया है भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनाई है, तो ऐसे लोगों पे एक्शन लें और इन लोगों से कहें कि स्टेप डाउन करें। प्रियंका, आपके इस आक्रोश, इस नाराजगी, इस गुस्से के पीछे कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस गदगद भी है? आपकी अध्यक्ष तो संकीर्ण मानसिकता पर टिप्पणी नहीं करती हैं, लेकिन देश के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में, कस्बों में आज हमने कांग्रेस प्रदर्शनकारी भी देखे, और सबसे ज्यादा ठहाका मैंने कश्मीर से जो कुछ तस्वीरें आई जिसमें गिरिराज हाय हाय नहीं हो रहा था, उसमें शिवराज हाय हाय हो रहा था। भाड़े के भी बहुत प्रदर्शनकारी दिखे आज हमें। आप गदगद हैं दरअसल इस गुस्से के बावजूद। संदीप जी ये कहना कि हम गदगद हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा शर्मनाक सवाल होगा कि आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर कोई आपत्तिजनक बयान करता है, हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट को पर्सनली टारगेट किया जाता है। और मैं आपको बहुत छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री दूं कि किस तरीके से एक महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिन्होंने अपने काम की वजह से आगे बढ़ी हैं, उन पे अटैक किए गए हैं, उनके रंग पे किया है, उनके ओरिजिन पे किया है, उनके बारे में अभद्र भाषा प्रधानमंत्री ने खुद ने इस्तेमाल की है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो जब प्रधानमंत्री ने हर इलेक्शन रैली में उनपे आरोप लगाया, पर्सनली अटैक किया, और वाजपेयी जी भी इस बात के लिए गिल्टी हैं कि उन्होंने किस तरीके से पर्सनल अटैक किया है हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेकर, और उन्होंने फिर भी चुप्पी बांधकर अपना काम करती रही हैं। और ये जो आज गिरिराज सिंह कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर बने हुए हैं, हमारी प्रेसिडेंट को अटैक करने के साथ साथ सारी महिलाओं पे अटैक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने शरद यादव पे हल्ला बोल मचाया था। क्यों यही भारतीय जनता पार्टी आज माफी मांगने की बजाय इनको डिफेंड कर रही है, इनको प्रोटेक्ट कर रही है? इसके पीछे एक बड़ी वजह आशुतोष क्या ये है? आशुतोष, एक बड़ी वजह क्या है? आप बीजेपी पर सवाल उठाएंगे, मैं प्रियंका को 6 उदाहरण दे सकता हूं, एक के बाद एक 6 उदाहरण दे सकता हूं। कल मैंने दिए थे तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, दर्शकों को बोर नहीं करूंगा। वो संजय निरुपम का स्मृति ईरानी पर बयान हो, मीनाक्षी नटराजन पर, दिग्विजय सिंह का बयान हो, अभिजीत मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, डेंटेड पेंटेड वाला उनका बयान हो, श्री प्रकाश जायसवाल का तो ऐसा बयान है कि बड़ी शर्म से मैंने कल वो दोहराया था कि पत्नी पुरानी हो जाती है तो क्या हो जाता है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तत्कालीन पर दिग्विजय सिंह का बयान हो, अभिजीत मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, डेंटेड पेंटेड वाला उनका बयान हो, श्री प्रकाश जायसवाल का तो ऐसा बयान है कि बड़ी शर्म से मैंने कल वो दोहराया था कि पत्नी पुरानी हो जाती है तो क्या हो जाता है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, तत्कालीन गृह मंत्री, ये तमाम बयान इस हमाम में सभी नंगे हैं क्या? आशुतोष, राजनीतिक जमात सब की जुबान फिसलती है, खेद व्यक्त करो, मामला रफा दफा करो, ये हकीकत है क्या? रिपीट नहीं की है गिरिराज सिंह ने, एक बार नहीं 2 बार रिपीट किया। मैं आपको बता दूं, अब किसने एक बार 2 बार ये मामला आंकड़ेबाजी पर आ जाता है? आशुतोष, प्रियंका, अब मैं चाहूंगा आशुतोष रिस्पॉन्ड करें। उन्होंने माफी मांगी है। एक सेकंड नहीं, मुझे पहले प्लीज क्लियर कर देने दीजिए, क्योंकि आपने हमारे पार्टी मेंबर्स का नाम लिया है। सबने माफी मांगी है और इस तरीके की हरकत रिपीट नहीं की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं गिरिराज सिंह ने एक बार नहीं 2 बार इस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी, मतलब ये नया पैमाना हो गया है कि पहली बार माफी मांग लो तो बात खत्म हो जाएगी, दूसरी बार रिपीट ऑफेंडर से दिक्कत हो रही है। आशुतोष, क्या इस हमाम में सभी नंगे? संदीप जी, ये बड़ी दिक्कत है कि बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को लगता है कि वो किसी और को बोलने देना नहीं चाहते। आप मुझसे सवाल कर रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस की प्रवक्ता लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद अगर बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले तो ये उनका अधिकार होगा। मैं 5 बातें कहना चाहता हूं गिरिराज सिंह के। पहली बात यह है कि ये नारी विरोधी बयान है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। दूसरी बात,
जारी रखिए आशुतोष। दूसरी बात, जिस भारत ने अफ्रीका के अपार्थाइड का जबरदस्त तरीके से विरोध किया, पूरे आंदोलन को सपोर्ट किया, थर्ड वर्ल्ड मूवमेंट को सपोर्ट किया, ये उसके खिलाफ है। भारत की जो विदेश नीति है उसकी मूल आत्मा के खिलाफ है। तीसरी बात, इसकी वजह से भारत और नाइजीरिया के रिश्तों पर असर पड़ रहा है, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये तीसरी बात है, और ये मिनिस्टर की वजह से। चौथी बात, ये सीरियल ऑफेंडर है। इन्होंने पहली बार कहा था जो मोदी को वोट नहीं देगा पाकिस्तान जाए। उन्होंने दिल्ली के चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को राक्षस कहने का काम किया था, और अब ये बोले सीरियल ऑफेंडर। पांचवी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम संसद के अंदर कहा था कि इस तरीके की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके कहने के बाद इस तरीके का बयान दिया जाए। अब ये बीजेपी इस बात को तय करे कि ऐसे आदमी की जरूरत क्यों है संसद के अंदर, और ऐसे आदमी की जरूरत कैबिनेट के अंदर क्यों? आशुतोष, इनको जरूरत उसी तरह से आशुतोष, क्योंकि आपने नाइजीरिया भारत अफ्रीकी संबंधों का जिक्र किया। शायद गिरिराज सिंह की एनडीए सरकार को वैसे ही जरूरत है जैसे आप लोगों को आम आदमी पार्टी की पहली सरकार को सोमनाथ भारती की जरूरत थी। जब वो खिड़की एक्सटेंशन जाते हैं बिना कोई तफ्तीश किए युगांडन वुमेन्स को, वो मसला युगांडा का था, उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स और ड्रग पेडलर्स ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं बिना पुलिस तफ्तीश के, सिर्फ हियरसे पे। आप भी उसी नैया पर सवार हैं आशुतोष। मैं आपको जवाब दे दूं जी। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट के अंदर ना तो नस्लवाद का आरोप लगाया है, ना महिला विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है, कुछ और आरोप लगाए। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं आज उसका यह मतलब नहीं है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, वो महत्वपूर्ण बात है, यह है कि जिस पार्टी के वरिष्ठतम नेता नरेंद्र मोदी खुद कहे हम पांच हमारे 25 गुजरात चुनाव के दौरान, जो ये कहे कि सोनिया माइनो, जेम्स माइकल लिंगडो नसीब वाला नहीं बदनसीब वाला नक्सली है, इनको जेल में, इनकी जगह जंगल के अंदर है, तो जो और खुद बोले कि अरविंद केजरीवाल AK-49 है। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो गिरिराज सिंह अगर उनके कैबिनेट के अंदर बैठे व्यक्ति के इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हैरानी किस बात की है? तो अरविंद केजरीवाल जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, कमीनपंथी शब्द इस्तेमाल करते हैं, सालों गाली देते हैं, वो पिछवाड़े पर लात मारने की बात करते हैं। मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि पहली बात वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन था, उसके बावजूद मैंने कहा था जस्टिफाइड नहीं है, और मैंने टीवी चैनल पहले कहा था कि मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। आज तक नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी के किसी बयान पर ना तो नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, ना ही उनके पार्टी ने माफी मांगी। क्या हम पांच हमारे 25 का बयान ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? क्या जेम्स माइकल लिंगडो का नाम लेना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? क्या AK-49 कहना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? क्या नक्सली कहना और बदनसीब वाला नसीब वाला कहना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? क्या इसके लिए बीजेपी की माफी नहीं मांगनी चाहिए? पर ऑब्जेक्शनेबल मुझे एक और बात लग रही है, शाह ने आजमगढ़ में जाकर जो टिप्पणी की थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया था, कहा था प्रचार नहीं कर सकते हैं जी। अब मैं प्रदीप सिंह से पूछ लूं, मुझे ऑब्जेक्शनेबल इस बारे में इन तमाम प्रतिक्रियाओं में, चाहे वो सुधांशु मित्तल की हो, प्रियंका चतुर्वेदी की हो, चाहे राकेश सिन्हा की, कुछ हद तक उनकी एक दो बात का ही मैं यहां पर संज्ञान लेना चाहूंगा कि भाई गलती हो गई, हमने माफी मांग ली, मानो बड़े हो गए, तो ये सिलसिला फिर कहां थमेगा? फिर तो ये आप एक परंपरा कायम कर रहे हैं कि हर आदमी कुछ बोलेगा फिर माफी मांगेगा। हु विल बेल द कैट? प्रदीप सिंह। देखिए संदीप जी, इस समस्या को मैं दूसरे रूप में देखता हूं। ये ऐसा देश है हमारा जहां भेदभाव को एक तरह की सामाजिक स्वीकृति है। मंदिर में प्रवेश पर हरिजन जान से मार दिए जाते हैं, कुएं का पानी लेने पर हाथ काट दिया जाता है। अभी आपने आज है या कल है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, वडोदरा की, शायद आज की खबर है, आज की खबर है कि 347 मुस्लिम परिवार हैं जिनको रहने नहीं दिया। बिल्कुल। ये धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को हम सामाजिक रूप से स्वीकार करते हैं। ये हमारे अंदर एक दोहरापन है कि जो बात हम निजी रूप में स्वीकार करते हैं, सार्वजनिक रूप से उसके ठीक उल्टा बोलते हैं। इसका उदाहरण गिरिराज सिंह का ये बयान। अगर गिरिराज सिंह को सार्वजनिक रूप किसी सार्वजनिक मंच पर होते तो ये बात न बोल रहे होते। एक बात तो इसलिए कि
ये समस्या गिरिराज सिंह की नहीं है, या गिरिराज सिंह नहीं, समस्या पर नहीं ये है। राजनेताओं में ही ऐसा क्यों होता है, ये मंत्री में क्यों होता है? कोई नौकरशाही बयान देता है वो सस्पेंड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि ये किसी एक के उससे नहीं रुकने वाला। ये कोई पार्टी, किसी पार्टी को आगे बढ़कर एक फैसला लेना होगा कि हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, हमारा नुकसान होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी ओर से अब इसको ऐसा नहीं होने देंगे। ये मादा किसी पार्टी ने नहीं ये किया। मादा कौन दिखाएगा? कौन सा राजनीतिक दल ये नजीर पेश करने को तैयार है? सुधांशु मित्तल, प्रियंका चतुर्वेदी उंगली उठा रहे हैं। आपको मौका दूंगा, एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आप दोनों से यही सवाल। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा हो रही है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल पर। मेरे साथ बीजेपी के सुधांशु मित्तल, आम आदमी पार्टी के आशुतोष, संघ विचारक राकेश सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हैं। और अब मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि कोई मादा, कोई भी राजनीतिक दल ये मादा क्यों नहीं दिखाता है, नजीर क्यों नहीं पेश करता है, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है? लेकिन एक खबर, और यह आपके लिए प्रियंका चतुर्वेदी, आप कह रही थी कि हमारे नेता गलती हो गई, उन्होंने माफी मांग ली, वो रिपीट नहीं करते हैं। अब संजय निरुपम जो आपके मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान का मैंने जिक्र किया। स्मृति ईरानी को कहते हैं कि तुम तो टीवी पर ठुमके लगाती थी। आज जब वो प्रदर्शन की मुंबई में अगुवाई कर रहे थे तो उनसे इसी पर प्रतिक्रिया ली हमने। वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में लंबित है, फिर भी मैं इसे गलत नहीं मानता। आगे अब सुनिए और ध्यान लगाकर सुनिए प्रियंका। वो कहते हैं जो जैसा काम करता है उस वजह से उसे वैसा बुलाना गलत नहीं, जैसे कि जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट कहना गलत नहीं है। जहां तक ठुमके की बात है, ठुमक चलत रामचंद्र तो अपने देश में भजन है। ठुमके को अपमानजनक शब्द नहीं माना जा सकता। यह तो शरद यादव सिंड्रोम हो गया। यह तो शरद यादव की तरह जैसे वो गाना गाने लगे थे कि मोरा गोरा रंग ले ले मुझे शाम रंग दे दे। ये तो वो बात हो गई। शरद यादव से सीख लेने लगे हैं क्या संजय निरुपम? नहीं, ऐसा है संदीप जी, मैंने उनके इस बयान को सुना नहीं है तो मैं इस पे टिप्पणी देना नहीं चाहूंगी कि जो उन्होंने कहा है ये आपके शब्द हैं, मैंने उनसे नहीं सुना है कहते हुए। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो क्या ये आपत्तिजनक है, ये गलत है? मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपत्तिजनक है अगर उन्होंने ऐसे कहा है। मैं आपसे बहुत क्लियरली कह रही हूँ, मेरी पार्टी हो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं उसकी उन्हीं कड़ी शब्दों से निंदा करूंगी। तो वो रिपीट वेंडर हो जाएंगे कर रही हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, आपके अगर को मैं मान लेता हूँ। बहुत क्लियरली कह रही हूँ, मेरी पार्टी हो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं उसकी उन्हीं कड़ी शब्दों से निंदा करूंगी। तो वो रिपीट वेंडर हो जाएंगे कर रही हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, आपके अगर को मैं मान लेता हूँ, मैंने आपसे बहुत आप मेरे कहा वर्ड्स को है, नहीं मान मैंने रही बहुत क्लियरली अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो रिपीट वेंडर हो गए। रिपीट वेंडर हुए तो मुंबई प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाएंगे क्या उन्हें? मैंने आपको उसका जवाब भी दे दिया है। मैं आपको बहुत क्लियरली कह रही हूँ संदीप जी, और बार बार कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे राकेश सिन्हा जी ने कहा था, एक अलग सामाजिक विकल्प के रूप में आकर खड़ी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बात की थी नारी सम्मान, जेंडर जस्टिस के बारे में। तो आज जब उनके केंद्रीय मंत्री इस तरीके की बातें करते हैं तो उनका अधिकार बनता है और बल्कि उनकी ड्यूटी होती है कि उनपे किसी तरीके का एक्शन लें। मैं आपसे बहुत क्लियरली कह रही हूं, जब आप एक अलग विकल्प बनकर आए थे तो आप अलग काम भी कर दिखाएं, और आप दिखाएं कि जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जो आप वादे कर रहे थे महिलाओं को, देश की महिलाओं को, जिसके बेसिस पे महिलाओं ने आपको वोट दिया और प्रधानमंत्री बनाया, तो आप जो कहते हैं वॉक द टॉक है कि आपके शब्दों को एक्शन में पलटिए, वो उसका ये एक मैं कहूंगी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे दो बार गिरिराज सिंह जी ने कुछ कहा है, निरुपम का वो तो अलग विकल्प बनकर आए हैं। कांग्रेस क्या एक्शन लेगी उस पर भी नजर होगी। लेकिन सुधांशु मित्तल, प्रियंका अब एक मिनट, मैं सुधांशु मित्तल से एक सवाल पूछ रहा हूँ। सुधांशु, क्या आप ये बात मानेंगे, आप बहुत परिपक्व पॉलिटिकल एनिमल हैं, जब भी बीजेपी ने सोनिया गांधी पर सीधा निशाना साधा है, 2004 से अगर हम शुरू करें, सुषमा स्वराज बाल अपने मुंडवाने की बात कर देती हैं, भिक्षुन बन जाऊंगी। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त सोनिया गांधी को जर्सी गाय, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा था, और आप चुनाव हारे थे। सिर्फ देश भर में नहीं, गुजरात में भी पटकनी आपको देखने को मिली थी, खानी पड़ी थी। तो क्या दरअसल सुधांशु, सोनिया गांधी पर अटैक करके आप
सेकंड लीज ऑफ लाइफ नहीं दे रहे हैं क्या कांग्रेस को, सोनिया गांधी को? क्या आप ये बात मानेंगे? ऐसा है सोनिया, ये विषय जो है इसको आप सोनिया जी से जोड़ के आप सोच रहे कि कोई भाजपा सोनिया गांधी जी पे अटैक करिए, तो मुझे लगता है आप हमारे साथ अन्याय करेंगे। गिरिराज जी का एक व्यक्तिगत बयान, जो कि व्यक्तिगत वार्तालाप में उसको ताल का तिल का ताल कितना बनाना, ये आप लोग सोचिए। मेरा स्पष्टता से मत है कि इस बयान से पार्टी ने अपने को दूर करा, इत्तेफाक नहीं रखती। दूसरी बात, क्योंकि तिल का ताल नहीं बनाने से फायदा नहीं है। दूसरी बात, अभी प्रियंका जी कह रही है कि हमने कहा था नारी सम्मान करेंगे। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि क्या नारी अपमान करेंगे? सोनिया जी ने ये कहा था कि मैं नारियों की रक्षा नहीं करूंगी, और उसके बाद नारियों के बारे में जो बयान होते, देखिए अरे मैं आपको सुधांशु जी, मैं आपको जो विकल्प की बात हो रही थी, जो देखिए आप बीच में ना बोलिए, आप बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, बीच में ना बोलिए, शब्दों को स्पिन मत करिए, आप शब्दों को स्पिन मत करिए। आपने हमारी सरकार को इसी बात को लेकर अटैक किया था कि शायद हमने कहीं कमी पाई होगी महिलाओं की सम्मान को लेकर। मैं उस बात पे आपसे कह रही हूँ, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, और इस तरीके की ना ही अफसोस बताते हैं, ना ही माफी मांगते हैं, और आप ऐसे लोगों को मैं बस यही कहूंगी नहीं, वो क्योंकि गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, मैं उससे आपत्ति जता रही हूँ। आप तो चर्चा में दूसरों को बात ही नहीं कर रहे। सुधांशु जी, मुद्दे पर रहते हैं, आचरण है, ये आपका सम्मान मैं नहीं करने दूंगी, क्योंकि आप मेरे शब्दों को ट्विस्ट करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। आप मेरे शब्दों में जब मैं बात कर रहा हूँ और आपके सत्य उजागर करें तो आप बखला रही है। देखिए, अगर आप दोनों ऐसे क्रॉस टॉक करेंगे तो मुझे आप दोनों से अगले अपने मेहमान पर जाना पड़ेगा। यूनियन मिनिस्टर मुझे अगले मेहमान पर जाना पड़ेगा। जब खुद निहाल चंद बैठे हुए हैं तो आप क्या करेंगे गिरिराज सिंह को? जब खुद प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं तो आप क्या कर पाते? देखिए, हम वक्त जाया कर रहे हैं। जी सुधांशु जी, जारी रखिए। मुझे राकेश सिन्हा, आशुतोष, प्रदीप सिंह बैठे हुए हैं बड़े संयम से, प्लीज। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं बस। मेरा सीधा सा कहना है कि राजनीति में बातचीत के स्तर, उन पे संयम हर एक पार्टी को रखना चाहिए। इसमें सब पार्टियों की तरफ से दोष निकल के आया है। इसमें कोई हाई मॉरल ग्राउंड लेके बड़ी बड़ी बातें करे, ये शोभा ही नहीं देता। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर एक के घरों में घर शीशे के हैं। हाँ, और आप अच्छी बात करें कि सब राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व का ये जिम्मा बनता है कि उनके अनुसारी जो हैं, उनके संगठन के लोग जो हैं, उनमें बातचीत करने में एक स्तर मेंटेन जरूर रहना चाहिए। पर ये मिसाल कायम कौन करेगा? अभी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आशुतोष, ये सवाल आपसे पूछूं उससे पहले राकेश सिन्हा मुझे एक चीज बताइए। सर देखिए, मैंने 10 महीने का जिक्र किया था आपसे पहले जब मैं सवाल कर रहा था। एनडीए सरकार अच्छे दिन लाने का वादा कर रही थी, वैकल्पिक राजनीति जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो लाने की बात थी, पर वो मुद्दे कहीं गौण हो गए हैं। मुद्दे बेतुके बोलों पर आकर टिक गए हैं। ये एक अपने आप में बड़ी नाकामी है क्या एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की? राकेश सिन्हा जी, आपसे सवाल है। अच्छा जी, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में जो लगातार एक वर्ग आया है, वह वर्ग भारतीय राजनीति को उस परिदृश्य में नहीं देख रहा है जिस तरह से समाज का विकास हो रहा है। अभी प्रदीप जी बोल रहे थे कि समाज में अनेक तरह की ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको सामाजिक स्वीकृति है। मैं इसके अलग एक बात कहना चाहता हूं। जो नया वर्ग पैदा ले रहा है वह जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और किसी भी प्रकार के विभेद को अस्वीकार कर रहा है। परिवार के भीतर वह विद्रोह कर रहा है। मैं इसे एक स्वस्थ ट्रेंड मानता हूं समाज में कि नया वर्ग, जो भारत का नया वर्ग है, वह वर्ग भारत में समानतावादी समाज का समर्थक वर्ग है। वह भले ही मल्टीनेशनल में 5 लाख रुपए का पे ले रहा है, लेकिन उसका सामाजिक सरोकार एक गरीब मजदूर के लिए है। और इसी राजनीति में जो गिरावट आई है, आप जो अन्ना आंदोलन को समर्थन मिला था, वह समर्थन सिर्फ अन्ना के चेहरे को देखकर नहीं मिला था, अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला था। राजनीति के प्रति जो विकर्षण का भाव नए वर्ग में पैदा लिया है, उस विकर्षण के भाव को अन्ना आंदोलन ने लोकपाल के नाम पर कैश कर लिया था। लोकपाल के बारे में नेता ये बात क्यों नहीं इंटरनलाइज कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि राकेश सिन्हा, नेता ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जी
नेता ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अब देश समानता चाहता मैं है? भी राजनीतिक पार्टियों से हटकर एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, एक बात कहना चाहता हूं कि यदि हमारी पार्टी का आदमी करप्शन करेगा तो हम दूसरी पार्टी को गाली देकर उससे बचाव करते हैं। हमारी पार्टी का व्यक्ति किसी तरह से निम्न स्तर की बात करेगा तो दूसरी पार्टी के उद्धरणों को देखकर हम बचाव करेंगे, तो राजनीति का स्तर नहीं सुधरेगा। आपने एक बात ठीक कही थी कि पार्टियों को स्तर लाने के लिए एक मजबूत स्टैंड लेने की जरूरत है। इसके लिए राजनीति में दृष्टि वाले लोगों का होना जरूरी है। मैं सार्वजनिक मंच पर क्या बोलता हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी समाज के प्रति दृष्टि क्या है। हाँ। मेरी जातिवाद के प्रति, अस्पृश्यता के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति या तुष्टीकरण के प्रति मेरी दृष्टि क्या है। लेकिन सोनिया जी के प्रति मेरा अंतिम एक बात मैं कह के समाप्त करना चाहता हूं। हाँ। सोनिया जी ने पर यह बयान था और उन्होंने रिएक्ट किया, जो बहुत सहज और स्वाभाविक है। लेकिन सोनिया जी को अपने कांग्रेस के नेताओं को घर बुलाकर उसी तरह से बात करनी चाहिए थी जैसे अमित शाह ने गिरिराज सिंह के साथ किया, अरुण जेटली ने गिरिराज सिंह के साथ किया। जब दिग्विजय सिंह जी इस देश के 10,000 वर्ष पुरानी संस्कृति को हिंदू आतंकवाद से जोड़ रहे थे, 26/11 की घटना के लिए आरएसएस को दोषी मान रहे थे, जब देश की संप्रभुता पर सवाल कर रहे थे, सोनिया जी कहां थी? सोनिया गांधी पर यदि 100 सवाल उठते हैं तो जायज सवाल है। जो आप नसीहत सबको दे रहे थे उसी खेल में आप भी घुस गए। अभी आप नसीहत दे रहे थे कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरे की गलतियां उजागर करने लगते हैं, वही काम आप भी करने लगे राकेश सिन्हा साहब। माफी से मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट प्रियंका। मैंने सोनिया गांधी जी के उस व्यवहार पर किया कि व्यक्तिगत स्तर पर तो रिएक्ट करती हैं, लेकिन जब कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का सवाल होता है तो वो क्यों पहली बन जाती है, क्यों बन जाती है? अरुण जेटली जी की तरह प्रेस रिलीज नहीं करती हैं, अपनी हर मीटिंग के लिए प्रेस रिलीज नहीं निकालती हैं। यहाँ पे उन्होंने अमित शाह ने जो भी बोला होगा या अरुण जेटली जी ने जो भी कहा होगा उससे भी सामने स्पष्ट हो रहा है कि माफी किसी ने नहीं मांगी है। एक अफसोस प्रकट किया है कि अगर बुरी लगी होगी तो उसके लिए मैं अफसोस व्यक्त करता हूँ। तो मैं आपको बस ये बता दूं कि हमारी जो राजनीति है प्रेस रिलीज निकालने की राजनीति नहीं है। आशुतोष मुझे ये बताइए, देखिए मैं चर्चा का दायरा बड़ा करना चाहता हूँ, मैं किसी अंजाम तक पहुंचना चाहता हूँ। तू मैं तो लगातार होती रहती है, बहुत से लोगों को चैनलों को मजा भी आता है नहीं, मुझे लगा था राकेश सिन्हा जी कुछ मैसेज दे रहे हैं सुधांशु जी को, पर वो अपने खुद की बातों से भटक गए। प्रियंका प्लीज, मैं चर्चा को थोड़ा बढ़ाकर अंजाम तक ले जाना चाहता हूं। आशुतोष, इस तू मैं से निकलता कुछ नहीं है। ये जो संवेदनहीनता, असहिष्णुता, असभ्यता हमारे राजनीतिक जमात पर हावी होती दिख रही है हर पार्टी में, इस पर नकेल कौन कसेगा? हु विल बेल द कैट? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कोई बांधेगा अभी क्या? देखिए संदीप, सबसे पहली बात तो यह है कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात कर रहे हैं और आपके प्रोग्राम के अंदर अगर लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, लोग दूसरों की बातों को सुनने को तैयार नहीं है, तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि आज इस देश के अंदर वाद विवाद, संवाद और विमर्श के लिए क्या जगह बची है, जगह नहीं बची है। मैं एक बुनियादी सवाल क्या है, बुनियादी सवाल यह है कि हम दूसरों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, असभ्यता की सीमा को क्यों लांघ जाते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि आज राजनैतिक मतभेदों को, वैचारिक मतभेदों को हम पर्सनल, व्यक्तिगत जिंदगी में दुश्मनी के स्तर पर ले आते हैं। इसलिए हमारे अंदर कटुता बढ़ जाती है और हम दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार नहीं होते। हम राकेश जी और सुधांशु जी और प्रियंका जी क्या इस टीवी डिबेट से बाहर निकलकर एक साथ किसी जगह बैठ के चाय पी सकते हैं, चाय नहीं पी सकते? सवाल इस बात का है। अगर हम इस आपसी मतभेद के, वैचारिक मतभेद को व्यक्तिगत मतभेद में कन्वर्ट कर देंगे तो आप बाहर बैठ के चाय नहीं पी सकते, चाय नहीं पी सकते। तो सवाल यह है कि जब वैचारिक मतभेद को, जब व्यक्तिगत योगेंद्र यादव की बात नहीं सुन सकते हैं अपनी पार्टी में, इस्तेमाल होगा। आप अपनी पार्टी की तरफ भी देखिए सर। नहीं आशुतोष जी, जब आप एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो आप अपनी खुद के पार्टी मेंबर्स को निकाल देते हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव को निकाल देते हैं, ये घिरे हैं आप आशुतोष, ज्ञान देते हैं, तो अब जरा थोड़ा प्रियंका ने घेरा है, अच्छा घेरा है आपको आशुतोष। सर मैं आपके साथ कॉफी पीने को तैयार हूँ, सुधांशु जी के साथ कॉफी पीने को तैयार हूँ, क्योंकि मतभेद अलग होते हैं और एक सोल्यूशन फाइंड करना दूसरा होता है। वो आपने अपनी पार्टी मेंबर्स को नहीं दिया, दूसरों को क्या? आशुतोष जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब दे दूं? हाँ, मैं जवाब दे दूं। योगेंद्र जी मेरे सम्माननीय हैं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता था, करता हूं, करता रहूंगा।
उनके साथ उनके घर जाकर जबरदस्ती कभी भी उनके साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ। आशुतोष, हमारी वैचारिक मतभेद आगे किसी को आप बताएंगे ना। देखिए आशुतोष, एक बीच में मैं चुटकी ले लेता हूँ आपकी। आशुतोष मैं चुटकी ले लेता हूँ। आगे से किसी को आप सम्मानीय कहेंगे ना, वो बेचारा डर जाएगा कि अब मेरा खेल खराब होने वाला है। आपने किसी को सम्मानीय कहा और उसे लगेगा मेरा खेल खत्म। राकेश जी भी हंस रहे हैं, उनको सम्मानीय मत कह देना, मेरे लिए उनको दोस्ती बनाए रखना। और यहां पर मैं आगे चर्चा बढ़ाऊं इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी कल शुरू होने वाली है बीजेपी की। बेंगलुरु में मेरे सहयोगी अमित कुमार मौजूद है। अमित, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल कल के एजेंडा पे हैं? क्या इस पर चर्चा होगी गंभीरता से? क्या सख्त कार्रवाई हो? क्या इसका कोई रोड मैप दिखेगा? देखिए, सख्त कार्रवाई भी नहीं होगी, पार्टी से रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाँ, एजेंडे में भले ना हो, लेकिन इसको लेकर नेता से लेकर हर कोई इससे बचना चाह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब बोलेंगे तो निश्चित तौर पर ये बोलेंगे कि बार बार कहने के बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अमित शाह भी कहेंगे एजेंडे में ना हो, लेकिन ये ऐसी बात है, जिस तरह का बयान था कि कार्यकारिणी में ये मुद्दा छाया रहा है और हर नेता से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि ये ऐसा बयान है जिसपे कार्रवाई होनी चाहिए थी। मोदी जिस स्वच्छता की बात करते हैं, जिसमें विचार व्यवहार की बात करते हैं, तो वो तब लागू हो पाएगा जब वो कार्रवाई करे। लेकिन शायद बिहार चुनाव भी है, जातीय समीकरण भी है, बहुत सारे मजबूरियां भी है, इसीलिए माफी मंगवा दिया गया है, कार्रवाई से बच रही है बीजेपी। पर इसमें प्रदीप सिंह, अब ये बताइए, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने बटन इसलिए दबाया कि एक डिसाइसिव नेता आया है। पॉलिसी पैरालिसिस एक ऐसा शब्द था जिसका लगातार चर्चा की, भाई सरकार मूर्छित पड़ी है, ये आदमी मैन ऑफ एक्शन है। पर क्या अब गाहे बगाहे ये संदेश नहीं जा रहा है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, साध्वी निरंजन हो, साक्षी महाराज हो, योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी, तमाम लोग हैं, बहुत बड़ी फेहरिस्त है। मैं वीएचपी और आरएसएस की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके सांसदों, इनके नेताओं, इनके मंत्रियों की बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अपने लोगों पर ही लगाम नहीं लगा पा रहे। क्या यह संदेश नहीं जा रहा है गाहे बगाहे? नहीं, संदेश तो जा रहा है, लेकिन संदीप जी ये भी समझना चाहिए कि सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति की ये उसकी लड़ाई है। उसमें जब तक आप अपने राजनीतिक फैसले में राजनीतिक लाभ नरेंद्र मोदी टपकते रहते हैं, सख्त लहजे में हिदायत देते रहते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन चुनाव उनको भी जीतना है। हाँ। सरकार तो तभी बनेगी, सत्ता में तभी आएंगे जब चुनाव जीतेंगे। तो जब तक राजनीतिक लाभ हानि सबसे ऊपर होगा आपके किसी फैसले में, ऐसे मामलों में, तब तक आप किसी सही फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको इस तरह की बातों को नजरअंदाज करना राकेश सिन्हा, 30 सेकंड है मेरे पास, आखिरी कमेंट आपका। आप लगातार परंपराओं की बात करते रहते हैं, विचारधारा की बात करते रहते हैं, वैकल्पिक राजनीति की बात। जो मेरा सवाल था प्रदीप सिंह, वो ये कह रहे हैं, ये देखिए ये खांटी राजनीति हो रही है, नफे नुकसान की बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं, तो आदर्शवाद, परंपराएं, विचारधारा, ये सब गौण हो जाती हैं क्या, और हो रही हैं क्या? वो ये कह रहे हैं, ये देखिए ये खांटी राजनीति हो रही है, नफे नुकसान की बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं, तो आदर्शवाद, परंपराएं, विचारधारा, ये सब गौण हो जाती हैं क्या, और हो रही हैं क्या? आखिरी कमेंट, 30 सेकंड्स। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि विचारधारा गौण हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की जो विरासत है, उसमें विचारधारा और मूल्य का बहुत बड़ा स्थान है। अब मुझे लगता है पार्टी को इस पर एक आत्मालोचन जरूर करना चाहिए कि जिस पार्टी के 90% लोग समाज में एक अच्छी छवि रखते हैं, समाज को एक अच्छा अपने प्रेजेंस से एक अच्छा संदेश देते हैं, उस पार्टी को पर ऐसी दाग ना पड़े, ये पार्टी के आत्मालोचन का जरूर विषय है। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, आज भारतीय राजनीति को पुनर्जागरण की जरूरत है, समाज को नहीं। समाज में पुनर्जागरण हो रहा है और यही समाज का पुनर्जागरण भारतीय राजनीति का पुनर्जागरण कराएगा। अक्रॉस द पार्टीज एक ऐसा वर्ग आया है जो वर्ग भारतीय समाज की कुछ विकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी विकृतियों का प्रतिनिधित्व करने वालों का सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उन्हें एक संदेश देना आवश्यक होता है। अगर मैं आपके विश्लेषण को सही मानता हूं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है। इस अमृत मंथन में अभी विष निकल रहा है, शायद अमृत भी निकले, ये रेनेसांस हो रहा है क्या? राकेश सिन्हा, प्रियंका चतुर्वेदी, आशुतोष, प्रदीप सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।